थोड़ा सा, ओह माय गॉड, थोड़ा सा बताना मुझे अपने बैच के बारे में। अभी कितना कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए बैच को? 2 मंथ्स हो गए। और सब्जेक्ट्स क्या क्या हो गया आप लोगों के? साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। अच्छा। और आईआर भी हो गया। आप लोग सारे इस बार अटेम्प्ट कर रहे हो? एवरीबडी इज अपीयरिंग? अच्छा, नहीं, कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बार? ओके, सम पीपल एंड सम पीपल आर नॉट अपीयरिंग। तो अभी जो बाकी सब्जेक्ट्स हुए हैं तो इसी तरीके का जो मॉड्यूल है कि अभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, या जो पुराना जो प्रॉपर जैसे कि होता है जो फुल फ्लेजेड सिलेबस होता है वो उस तरीके से कर रहे हैं? कैसे हो? करंट अफेयर्स ही बेस्ड है। ओके। और ये बैच सिर्फ प्री के लिए है या इज इट ऑल्सो फॉर, दिस इज ओनली प्री? तो जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग क्या हो गया तैयारी? आप तो हुई होगी अच्छी। हाउ अबाउट अदर पीपल हु आर अपीयरिंग? इस बार जो अपीयर कर रहे हैं प्री में, कैसी तैयारी है आप लोगों की? किस तरीके, व्हाट्स द लेवल ऑफ प्रिपरेशन? हाउ इज द प्रिपरेशन? कैसी है तैयारी? हाँ, रिविजन, PYQ, सिलेबस कर लिया? सिलेबस हो गया आपका एक बार पूरा? प्री का हो गया? अच्छा। क्योंकि और आप, हाउ अबाउट अदर पीपल, बाकी लोगों का कैसा है? प्री, आई एम अज्यूमिंग कि सब्जेक्ट्स यहाँ पे हुए हैं तो आप लोगों ने, देर आर 2 थिंग्स। एक तो अभी 2 महीने क्योंकि बैच को हुआ है, पहले पहले तैयारी की हुई है किसी ने ऑलरेडी की हुई है, या अभी सिर्फ इसी के यहाँ पे कि जिस हिसाब से क्लास में चल रहा है उसी हिसाब से? बिकॉज सम पीपल आई नो उन्होंने तो दे हैव डन। हाउ अबाउट पीपल हु हैव यू ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस और अभी इस स्पीड पे चल रहे हो? क्या क्या लेवल है? बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो द प्रोग्रेस, कि क्या किस लेवल पे अभी चल रहे हो आप लोगों का, बैटिंग कैसे चल रही है वो? हाँ, तैयारी पहले पढ़ा हुआ है? अच्छा, पहले आप लोगों ने पीछे जो जो हाँ, फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट टाइम है तो अभी बस उतना ही है जितना क्लास में हुआ है। और प्री दे रहे हो अभी इस बार? नहीं, जो प्री दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जिन्होंने नहीं दे रहे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टाइम कम है, सो 2 महीने आपको पता ही है। आज 23 तारीख है और 24 तारीख को पेपर है, तो आफ्टर 2 मंथ्स, सो मेंटली तो आई एम श्योर हर कोई प्रिपेयर्ड हो गई। एंड स्टडी वाइज तो आप अपना अपना देख लेना कि कितने किस लेवल पे तैयारी है आप लोगों की। बट आई एम श्योर आप लोगों ने PYQ वगैरह देखे होंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। और एंड द कंपटीशन इज़ हाई, नो डाउट। कंपटीशन में ऐसा नहीं है, जो लेवल है वो ज़्यादा ही है होगा, वो कम नहीं होगा। तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा तैयारी है, एक्स्ट्रा मेहनत है, वो आप लोगों को करनी है, विच इज़ बाकी जो एवरेज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि रिलेटिव आपका कितना कैसा परफॉर्मेंस है। बाकी लोग, आपका एवरेज है, बाकी लोग पुअर कर रहे हैं, आप लोग अच्छा कर रहे हो तो आपका सेलेक्ट कट ऑफ में हो जाएगा, अगर आपका एवरेज भी है, बाकी लोग अगर पुअर कर रहे हैं। लेकिन अगर बाकी लोग, आप अगर गुड कर रहे हो, बाकी लोग वेरी गुड, उनका पेपर जा रहा है, देन यू नो दैट यू नॉट बी इन, फिर आप लोगों को नहीं होगा। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस। बट ठीक है, हमको तो अपनी तैयारी करनी है पूरा। मेक श्योर दैट आपके जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी, आप लोगों को पता ही होगा कि आप, क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस, इट्स अ शॉर्ट मॉड्यूल, आई विल बी हियर फॉर अ वाइल, हफ्ता 8 दिन, ये दैट्स अ ड्यूरेशन दैट वी वुड बी हैविंग। बट देन बियॉन्ड दैट आप लोग जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेसेस हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे। एक चीज़ और, जैसे करंट के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आई थिंक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ गुड ये जो इनिशिएटिव, दैट करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी जनरली एक टेंडेंसी है, एक अप्रोच रहता है, एक माइंडसेट है कि हिस्ट्री मतलब बिल्कुल स्टैट बिल्कुल एकदम से स्टैटिक है। हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रू। कुछ क्वेश्चंस व्हाट दे हैव बीन डूइंग, यूपीएससी हैज़ बीन डूइंग, अगर एनालाइज करोगे लास्ट के कुछ साल से, कुछ न्यूज़ में आ रहा है यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, और ऐसा नहीं कि उसी टॉपिक पे क्वेश्चन दे रहा है एज सच, बट देन उसी के आसपास पेरिफेरी में क्वेश्चन आ रहा है। इस तरीके के अगर कुछ क्वेश्चंस आ गए, अब क्वेश्चन इज़ दैट
ये कहाँ पे आप रखोगे, करंट अफेयर्स में रखोगे या हिस्ट्री में रखोगे या ज्योग्राफी में रखोगे, समझ आ रही है बात। सो देयर इज अ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कुछ चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि क्या वहाँ पे बहुत बड़े लेवल की डेवलपमेंट चल रही है। इफ़ यू, अब आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे डेजर्ट कौन कौन से ईरान में, इफ़ यू डोंट नो दैट व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस, इफ़ यू डोंट नो द स्ट्रेट्स, द आइलैंड्स, इफ़ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद कि जो पर्शियन गल्फ है उसके अराउंड कंट्रीज़ कौन से हैं, देन ये समझ लो कि आप निहत्ते जा रहे हो पेपर में। एक क्वेश्चन भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन अगर आ गया और यहीं से अगर क्वेश्चन आ गया और आपने कर लिया, सो दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यही ना, ये कुछ क्वेश्चंस जो आपने एक्स्ट्रा किए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी टाइम पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होते रहती है, जैसे वंदे मातरम में फॉर एग्जांपल 150 साल हुए हैं, कंट्रोवर्सी भी हुई थी देश में, वो ऑपोजिशन बोल रहा था कि अभी आपको वंदे मातरम बोलना है देश में, उस टाइम पे AQI का क्राइसिस चल रहा था दिल्ली में, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउ। इट इज़ वेरी प्रॉबेबल, इट इज़ प्रॉबेबल, वी डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है, सो द क्वेश्चन इज़ वो करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है। सो यही जो चीज़ है आपको थोड़ा सा, यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स द रीज़न दैट आई थिंक दैट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप कर लोगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, नई जिस टाइम पे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था अभी 2-3 साल पहले, 3 साल हो गया शायद, तो उस टाइम पीरियड में वो सेंगोल बहुत न्यूज़ में था, आपने देखा होगा, वो चोला का जो सेंगोल था, एक स्टिक टाइप की थी जो मोदी जी को दिया था साउथ इंडियन से। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, यू शुड हैव बीन अवेयर, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। अगर स्पेशली अगर आप UPSC अभी इस बार प्री देना है आपको, तो बेसिक की अभी पिछले हाल फिलहाल में क्या हुआ था, क्या क्या न्यूज़ में था, वो जो, क्योंकि चोला इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, वो तुरंत क्वेश्चन आ गया, इसी बार प्री में क्वेश्चन आ गया चोलास के ऊपर। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन चोलास, आई थिंक राजा के ऊपर, या चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। मोदी जी ने 5 साल पहले, 5 years अगो, ही इनॉग्रेटेड स्टैच्यू ऑफ रामानुज का स्टैच्यू इनॉग्रेट किया था हैदराबाद में, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं जिसको, बैठे हुए पॉस्चर में हैदराबाद में। इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट, सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू सिटिंग पॉस्चर में वर्ल्ड में। उसी बार पेपर में आ गया क्वेश्चन, रामानुज के बारे में बताओ, रामानुज से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। पार्लियामेंट इनॉग्रेट हुई थी, नई पार्लियामेंट का, तो हाँ 64 योगिनी वाला क्वेश्चन पूछ लिया पुराने पार्लियामेंट से कि वो पुराना पार्लियामेंट किससे इंस्पायर्ड है। सो यू हैव दोज करंट अफेयर्स दैट इज गोइंग बैक टू सम ऑफ द टॉपिक्स। थोड़ा सा हमको यू नीड टू बी स्कैनिंग फॉर दोज क्लूज फ्रॉम द एनवायरमेंट कि क्या क्या क्लूज दे रही है सरकार, मतलब आ ही रहा है चारों तरफ, न्यूज़ ही न्यूज़ बन रही है। हिस्ट्री में अगर आपने नोट किया होगा, फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ विवाद, मुद्दा, कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ ना कुछ। कभी औरंगज़ेब का चल रहा है, कभी 150 साल हो गए उसके ऊपर है, कभी किसी पर्टिकुलर एक लेट्स से एम्पायर के बारे में आ रहा है, कभी डायनेस्टी, फॉर एग्जांपल मुग़ल एम्पायर का अभी न्यूज़ में आ रहा था थोड़े महीने पहले कि उनका जो चैप्टर है वो हटा दिया NCERT से, तो न्यूज़ में आ रहा था, दैट वाज अ न्यूज़। नाउ व्हाट इज़ योर जॉब, देयर आर 2 ways ऑफ लुकिंग एट, अरे मुग़ल वो हटा दिया, मतलब चैप्टर हटा दिया तो हमको क्या अच्छा हो गया, इट्स अ गुड न्यूज़, राइट, एंड देन यू कैन इग्नोर इट कि बच्चों को थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, बट आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, दैट्स हाउ यू हैव टू एनालाइज। एक देयर वाज दिस नोशन दैट बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्योंकि अब ये सरकार आ गई है तो दे हेट दिस पीपल, ये मेडिवल का जो सुल्तान और बादशाह, एंड एज सच क्वेश्चंस वुड नॉट बी आस्क्ड इन UPSC, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी 2 साल का पेपर उठा के पहले देखो 2 और 3 years अगो देयर वाज दिस क्वेश्चन, मुगल्स पे क्वेश्चन था कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं, सबसे पहले ये सूबा, सरकार, परगना, एंड देन फाइनली विलेज विच इज़ कॉल्ड मौज़ा, इसको सीक्वेंस में लगाओ बड़े से लेके छोटा। अब क्वेश्चन आ गया मुगल से यहाँ पे। अब एक इल्तुतमिश के ऊपर क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम, बहुत इजी क्वेश्चन था कि सबसे पहले इल्तुतमिश जब चंगेज़ खान आया था तो किसको चेज़ कर रहा था इंडिया में इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, वो वाज अ सुल्तान, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, सो डोंट गो विद दैट प्री कंसीव नोशन कि यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। एक क्वेश्चन भी अगर आपको लूज हो जाता है, इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आपको पता होगा द वैल्यू ऑफ अ सिंगल मार्क, वी हैव टू फाइट फॉर एवरी सिंगल मार्क। फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक्स से प्रॉब्ली यू वुड बी अवेयर दैट देर आर सम टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस लगातार आ ही रहे हैं, पिछले 7-8 साल से ये समझ लो लगातार क्वेश्चन आ रहा है। वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट यू कैन डू ऑन योर ओन वेन एवर यू लाइक, अब यहाँ हमारे तो हिस्ट्री के ऐसे इट्स नॉट अ प्रॉपर सिलेबस दैट वी हैव एक्सटेंडेड कोर्स, विल जस्ट पिक अप सम ऑफ दोज थिंग्स एंड वी कैन डिस्कस। हाउएवर विजयनगर ढंग से कर लेना आप लोग, बिकॉज देर इज़ अ वेरी हाई प्रॉबिलिटी, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, पिछले पेपर उठा के देख लेना। एंड आई हैड टोल्ड इन RS
आई टेल इन आर एस क्लासेस ऑल्सो कि क्योंकि यूपीएससी ट्रेंड सेट करता है, यूपीएससी इज़ लाइक द गाइडिंग लाइट, वो शिप होता है ना नदी में, फिर वो आपको लाइट हाउस का काम करता है. यूपीएससी सेट्स अ ट्रेंड एंड टोन फॉर रेस्ट ऑफ द पीसीएस एग्जाम्स. एंड इफ यू सी फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स आरएस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं विजयनगर के ऊपर. अभी क्वेश्चन आया था आंध्र कविता पितामह किसको बोलते हैं, कौन से नवरत्ना को बोलते हैं. सो इजी क्वेश्चन बाय द वे, बट देन यूपीएससी सेटिंग द ट्रेंड फॉर दीज टॉपिक्स फॉर द स्टेट पीसीएस टू फॉलो. हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है. डू दैट, फोकस अ बिट ऑन ये जो अर्ली जो राजपूत पीरियड है, हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इफ यू वुड नो देयर इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स. सी ये वाली जो क्लासेस जो वट एवर द नंबर ऑफ डेज दैट वी हैव, अभी लास्ट कौन सा टॉपिक, कौन सा ये सब्जेक्ट था इससे पहले, मेरे से पहले साइंस का, और कितनी दिन चली थी क्लास, कितना? अच्छा, ऑलराइट. सो since we have limited time, we can only together as a team we can work on some of those areas जहाँ पे जो current affairs है, I can plug the gaps, but then it's not supposed to be a substitute for what you have done or what you'll do or whatever the preparation level is. But then I can at least tell you कि यहाँ से important है, at least you can focus more and you can also plan accordingly. तैयारी वैसे कर सकते हो. आपको कुछ पैटर्न्स बता देता हूँ that UPSC has been asking for the last couple of years, जो ब्रेक कर रहा है ट्रेंड को और ट्रेंड को सेट कर रहा है. सबसे पहले क्या कुछ छोड़ना है, तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, राइट. सो डोंट हैव टू लीव एनीथिंग. सब पढ़ना, सब. कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेडिवल मत पढ़ना, ऐसा मत पढ़ना, क्वेश्चन नहीं आ रहे. क्या पता यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा. आरएस में लास्ट टू लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन पूछे थे आरएस में. क्वेश्चन कितने आते हैं, 8 से 10, उसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए. क्या करेगा कोई? देन कुछ चैलेंज थोड़ी कर लोगे कि सर वो कोर्ट में चले गए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए मेडिवल से ज़्यादा, यहाँ तो सिर्फ एंशिएंट और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. सो आई वुड सजेस्ट पर्सनली दैट रीड एवरीथिंग. एक क्वेश्चन भी अगर आपका कर लिया वहाँ पे कोई ऐसा आता है, तो इवन अ सिंगल क्वेश्चन इट कैन मेक और ब्रेक योर एंटायर ईयर. एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट बी इन दैट पोजिशन. फिर उसके बाद सिर पकड़ के बैठे हो कि अच्छा ये नहीं कर लेता, शायद टाइम की कमी है. आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज अ लॉट टू स्टडी. बहुत सारा पढ़ने को है. यूपीएससी का है तो सब कुछ, एवरीथिंग अंडर द सन इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सब कुछ आएगा. बट देन अगर आपकी तैयारी अगर 3rd ईयर पे चल रही है अभी, तो 4th ईयर पे होनी चाहिए. 4th ईयर पे चल रही है तो 4x4 पे होनी चाहिए, राइट. 4x4 पे चल रही है तो रॉकेट बनना चाहिए उसका. बट इट हैज़ टू बी मोर देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. एनालिसिस करना. क्या टाइमिंग है क्लास के, व्हाट आर द क्लास टाइमिंग दैट यू हैव? 10 to 11 to नहीं, ओवरऑल आपका ये एक ही क्लास चलती है अभी. अच्छा, जो 1 क्लास. तो दैट मीन्स यू हैव सफिशेंट टाइम. यू डू हैव सफिशेंट टाइम. घर पे जाके टाइम है. अगर आप लोगों का लाइफ कूल चल रही है तो इट शुड नॉट बी देयर. अगर लाइफ इज चिल्ड आउट, सो दैट्स अ प्रॉब्लम एरिया इवन फॉर दोज पीपल. ऐसा नहीं है कि हाँ जब चल हम तो अभी इस बार नहीं है तो अगले साल देंगे. आई एम नॉट डूइंग मॉरल प्रीचिंग यहाँ पे, लेक्चरिंग आई डोंट डू इन एनी क्लास. यू कैन आस्क द पीपल हु हैव रेड फ्रॉम मी. बट देन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज जिस तरीके का इन्वायरमेंट चल रहा है ओवरऑल, प्राइवेट में जॉब फायरिंग हो रही है धड़ाधड़ एआई की वजह से, और सरकारी उसमें क्या है कंपटीशन बढ़ रहा है. और पीछे से आने वाले अभी देखना पिछले अगले 2-4-5 साल में किस लेवल पे पीछे से लोग आएंगे. वो है ना मैराथन चल रहा है कि आगे लोग भाग रहे हैं और पीछे से नए लोग ऐड हो रहे हैं. जो 12th कर रहा है, 1st ईयर कर रहा है, 2nd ईयर कर रहा है, 3rd ईयर, वो लाइन लगे हुए हैं. बेसिकली इट्स लाइक अ फनल होता है ना. फनल में बाहर तो कम लोग निकल रहे हैं, एग्जिट बहुत कम लोगों का हो रहा है, लेकिन फनल में एंट्री बहुत सारे लोगों की हो रही है. ये फनल ब्रॉड होता ही जाएगा. ये जो बच्चे हैं जो 11th 12th 1st 1 ईयर तक भी हैं, दीज आर people who are your direct competitors, should not be there. Just clear the exam. चाहे कोई भी एग्जाम है, just clear the exam. RAS, UPSC, any government exam, but at least have a government job at least. उसके बाद फिर then you can. It's good to have a high aim, but I would suggest that do this. So anyway, so we need to. So you can focus on, as I said, Vijayanagar Empire. अभी क्या कर रहा है UPSC, थोड़ा सा जो medieval history में, you know that it's medieval history कब start होती है? मेडिवल हिस्ट्री, व्हेन डज इट स्टार्ट? मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड स्टार्टिंग 647 एंड 712, 2 डेट्स हैं. 647 इज डेथ ऑफ हर्षा एंड 712 इज इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम. इन्वेजन ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम. सिंध में हमला करता है. राजा दाहिर का नाम सुना होगा. राजा दाहिर को मारकर, ब्राह्मण डायनेस्टी थी, उसको हटाकर ये यहाँ पे आते हैं. इट इज़ अप टू, लेट्स से दिस इज अप टू 1707 विच इज़ डेथ ऑफ औरंगजेब. और एक और डेट है 1757 विच इज़ वेरी फेमस डेट, बैटल ऑफ प्लासी. सो 2 डेट्स आर देयर. अभी इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेडिवल भी. 1206
तो दिस पार्ट इज दिस वन इज कॉल्ड अर्ली मेडिवल एंड दिस इज कॉल्ड लेट मेडिवल. लेट मेडिवल 1206 स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपके सुल्तान्स आते हैं, दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपके मुगल्स आते हैं, जिसमें आपका विजयनगर एम्पायर आता है, विजयनगर, और जिसमें भामनिद्स आता है, प्लस भक्ति एंड सूफी मूवमेंट यहीं पे आ रहे हैं, भक्ति एंड सूफी. अभी तक जो पैटर्न था, जो पेपर का ओवरऑल क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया. हाउएवर नाउ इफ यू सी द सॉर्ट ऑफ पेपर दैट दे आर गिविंग, दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस पार्ट मोर. इस पार्ट में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, पालास, देन यू हैव द राजपूत्स, छोटे छोटे डायनेस्टीज. तोमर का फाउंडर कौन था, ये गाइडवाल का फाउंडर बताओ. देन चौहान्स के बारे में पूछ लिया. तो रीड अबाउट दोज वेरियस राजपूत्स. ये राजपूत पीरियड इंपॉर्टेंट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. राजपूत्स, यू कैन डू चालुक्यस, यू कैन डू पल्लवास. थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हो. ये वैसे क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं जनरली क्या स्टूडेंट्स नहीं मज़ा आता, छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं, वी फील दैट ये तो यहाँ पे ये इस पे फोकस होता है. बट क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं जनरली ओवरऑल, दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. यू कैन डू ट्रापाइटेड स्ट्रगल, ट्रापाटाइट स्ट्रगल. और इसमें थोड़ा सा फोकस किस चीज़ पे करोगे यहाँ पे, जस्ट फोकस ऑन द क्रोनोलॉजी ऑल्सो. फोकस ऑन क्रोनोलॉजी कि पहले कौन आ रहा है और उसके बाद क्या हुआ. सो फ्रिक्वेंटली दे आर आस्किंग क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो. डेथ ऑफ हर्षा, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, फॉर एग्जाम्पल स्टैब्लिशमेंट ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पाला डायनेस्टी. अब इस चीज़ को अब ये बहुत क्लोजली रिलेटेड डेट्स हैं. एंड देन यू हैव टू डू दोज मेंटल जगलिंग करनी पड़ेगी. नहीं हो पाएगा अगर आपने ढंग से कॉन्शियस लेवल पे पढ़ाई नहीं की है, आपका वो यू नॉट बी एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन. इसके अलावा एज फॉर तो मेडिवल का तो आपको बता दिया. एज फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दे आर आस्किंग नाउ, दे आर ट्रेडिशनल. अगर आप देखोगे मॉडर्न से क्वेश्चन आते थे फ्रीडम स्ट्रगल से. मॉडर्न में ट्रेडिशनली फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आते थे, फ्रीडम स्ट्रगल से, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. फ्रीडम स्ट्रगल लगा लो 1885 से लेकर 1947 तक. नाउ दे आर गिविंग मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम अर्ली मॉडर्न. अर्ली मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये अर्ली पार्ट में थोड़ा मूव कर रहे हैं लोग. इनको पता है कि स्टूडेंट हर कोई गांधी के मूवमेंट पढ़े होंगे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन भी पढ़ा होगा, उन्होंने सिविल भी पढ़ा होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट भी पढ़ा है, दिस एंड दैट, चंपारण एंड अहमदाबाद एंड खेड़ा. सो दे नो दैट एवरीबडी हैज़ रेड दिस, यूपीएससी की तैयारी की है. बट दे ऑल्सो नो द योर वीक पॉइंट, कि वीक पॉइंट कहाँ पे है, वो नब्स, कमज़ोर नब्स कहाँ पे है. दे कैन होल्ड दैट. एंड जनरली दिस इज अर्ली मेडिवल, अर्ली मॉडर्न पीरियड यहाँ पे, बिकॉज स्टूडेंट्स उतना तैयारी नहीं करते अर्ली मॉडर्न का. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, वो कौन सा रूलर था जिसको हु वॉज ड्राउंड इन अ स्कफल विद द पोर्चुगीज, विच गुजरात रूलर हु ड्राउंड इन अ स्कफल विद द पोर्चुगीज. बहादुर शाह नाम था उसका, हुमायूं को ने हराया था बहादुर शाह को. उसके बाद 1537 में पोर्चुगीज़ ने शिप पे ले गया उसको दीव के पास में और धक्का मार दिया, पाँव में पत्थर बांधा, धक्का मार दिया, डूब के मर गया वहाँ पे. सो दैट वाज द आंसर, इजी आंसर. बट देन इजी के लिए एज ए सेट यू नीड टू रीड दैट. सो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन फोकस अर्ली मॉडर्न में, फोकस ऑन एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. यूरोपियंस के एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जस्ट डू दिस थोड़ा सा कॉन्शियसली. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, and you can do charter acts, advent of Europeans plus charter acts. questions आ रहे हैं charter acts से भी. charter acts plus the institutions that the British established, institutions like ये जो 3 land revenue systems हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी.
ये कर लेना आप लोग मॉडर्न से, तो प्रॉबिलिटी वुड बी हायर इन द एग्ज़ाम। और इसमें ने एक ना, क्योंकि ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी फोकस है सरकार का, डू ट्राइब एंड क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग बाय द वे, सो आई सी फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि PYQ देख लिया और उसी के बेसिस पे आपको, बिकॉज आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड दैट्स आउट माई ओन इंटरेस्ट बाय द वे, इट्स नॉट दैट somebody is asking me to do that. So I know what the government is doing, what the government has agenda, what agenda government has, what people are talking about, what's happening in the world, कहाँ पे क्या चल रहा है, so सब मेरे को पता है, including in technology and this and that. So there are certain patterns that you can see. विजयनगर का फॉर एग्जांपल G20 मीटिंग हुआ था अभी 3 साल पहले दिल्ली में, राइट? G20 जब मीटिंग हुआ था तो इंडिया ने होस्ट किया था, आपको पता ही है, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। इधर उधर अब जनरली क्या होता है कि G20 जितने भी मीटिंग्स होती थी पहले इंपॉर्टेंट, वो सारा का सारा दिल्ली में होगा, दिल्ली होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अहमदाबाद होगा, क्योंकि यू नो दैट गुजरात है। उस टाइम पीरियड में व्हाट द गवर्नमेंट डिड, सरकार ने ये दिल्ली वगैरह में तो मेन जो हुआ ही था, जो हेड्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एल्सवेयर। फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की इन हम्पी, एंड हम्पी आपको पता होगा किसका कैपिटल था, विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर ही नाम था पुराना इसका, विजयनगर के नाम पे विजयनगर एम्पायर पड़ा है। दिस एंटायर एरिया वाज विजयनगर एम्पायर। वहाँ पे तुंगभद्रा रिवर फ्लो करती है हम्पी से, और वहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उनको बैठाया हुआ था बोट के ऊपर, हम्पी रिवर के ऊपर, और एस जयशंकर वॉज ऑल्सो देयर। फिर ये लोग रिपोर्टर्स गए, चारों तरफ हम्पी में चट्टाने बड़े बड़े, डेक्कन प्लेटो वाला इलाका, बड़े बड़े बिग बोल्डर्स अराउंड तुंगभद्रा रिवर, ड्राई एरिया, एंड दोज पीपल वर बीइंग आस्क्ड, द डिग्निटरीज, हाउ डू यू फील हियर इन इंडिया, एंड देन दे वर giving the answers. We thought India was like crowded, Delhi and Mumbai and all that, but we are amazed to see the natural beauty. This is very different. So the government, हम्पी को गवर्नमेंट ने चूज किया, तो इसमें आपको then you have to take the clues from the environment. यही हमको करना है, ये मॉड्यूल जो कर रहे हैं ये, क्योंकि as I said कम है हमारे पास टाइम, सो आई विल गो आफ्टर अ वीक और वट एवर द ड्यूरेशन है, जब भी ये मॉड्यूल हमारे फिनिश हो जाएंगे। बट देन इस तरीके से आपको, देन आई न्यू दैट फॉर श्योर सरकार का ऑब्सेशन कभी, इफ़ यू एवर फॉलो मिनिस्ट्री ऑफ IB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑनलाइन, सो टाइम पे इनके बारे में आते रहता है, कुछ ना कुछ पब्लिश कर रहे हैं इनके बारे में। चोलास के बारे में अभी उन्होंने 1.5 साल हो गया, चोलास के बारे में उन्होंने पब्लिश किया था। चोलास का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रॉपर वीडियो बनाया था बहुत अच्छे तरीके से। चोलास, यू वुड नो, दे आर फेमस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब उसमें क्या है, स्टूडेंट ने पता तो होता है चोलास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बट उसमें थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन आ गया चोलास के बारे में, तो फिर वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो एग्जैक्टली वो सरकार ने वीडियो बनाया था, एंड नो वंडर चोला वाज आस्क्ड इन द एग्जाम ऑल्सो, नो वंडर दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जाम ऑल्सो। सो दैट्स हाउ यू नीड टू फाइंड द क्लूज फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो एज फॉर एंशियंट से, एक तो इंडस का तो ये रह गई हमेशा एवरग्रीन टॉपिक है। भक्ति एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल बाय डिफॉल्ट, there are 1 or 2 questions that are being asked. So bhakti and एक तरीके से उनका भक्ति सूफी मूवमेंट है एशियंट का। सो एंशियंट में देर इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एक तो IBC तो इम्पोर्टेंट है ही, स्टोन एज का भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। 3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था बस, बुर्जाहोम करके एक जगह थी, वहाँ पे क्या मिला है वो उन्होंने पूछा है, बुर्जाहोम में पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं, गड्ढे में बॉडीज़ मिली हैं। सो बुर्जाहोम का स्टोन एज का, अदरवाइज स्टोन एज का क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप स्टोन एज पढ़ोगे तो सिर्फ क्या करना आप लोग सिर्फ ये पढ़ लेना, साइट्स पढ़ लेना आप लोग, बाकी पढ़ लोगे तो अच्छा ही, बाकी पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा वी नीड टू, क्या है व्हाट्स देयर, क्या हंसी किस चीज़ की आ रही है बताओ, क्या कौन सा जोक चल रहा है कंसिस्टेंटली, यू पीपल आर लाफिंग। मुझे बताओ, मैं भी हंसना चाहता हूँ लाइफ में, मेरे को बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, क्या चल रहा है वो जोक? कुछ सीरियस डिस्कस हो रहा है, आप लोगों का फ्यूचर का डिस्कस हो रहा है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लाफिंग। यू कैन गो आउट एंड लाफ, राइट? वाई आर वेस्टिंग टाइम, योर टाइम है, कुछ इंटरेस्टिंग है तो मुझे बताओ, एवरीबडी कैन लाफ, दे कैन ऑल्सो हैव अ गुड टाइम, डोंट डू दिस इन माई क्लास। IBC तो एज ए सेट स्टोन एज में
स्टोन एज में जस्ट फोकस ऑन द साइट्स, आपसे पूछ लिया जाएगा दाऊजली हाजोंग किधर है, एंड देन यूड वंडर कि दाऊजली हाजोंग किधर है, असम में, असम का नियोलिथिक साइट है असम का। आपको पूछा जाएगा कि मस्की किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको पूछा जाएगा हल्लूर तकल्ला कोटा, ये सारी यहाँ पे डेक्कन एंड ये वाली साइट्स हैं। सो जस्ट डू दी साइट्स, नियोलिथिक साइट्स हैं बहुत सारी, आपको यहाँ पे डेक्कन में दिख जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि सबसे नियोलिथिक सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ सबसे पहले सेटल्ड विलेजेस हमको कहाँ पे दिखते हैं इंडिया में, सेटल्ड विलेज का एविडेंस कहाँ है, मेहरगढ़ न्यूज़ में आ रहा था कुछ टाइम पहले, और मेहरगढ़ का जो आज प्रिंट आउट है उसमें भी आपको मेहरगढ़ दिखेगा। सो मेहरगढ़ वॉज द फर्स्ट, यहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मेहरगढ़ इज़ द फर्स्ट साइट जहाँ पे हमको इस तरीके का वी सी सेटल्ड विलेजेस इंडिया का स्टार्टिंग फर्स्ट सेटल्ड विलेजेस के एविडेंस मिलते हैं। देन यू माइट बी आस्क्ड राइस के एविडेंस फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिले हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कौन से पीरियड में हुए थे, इस तरीके से क्वेश्चन, साइट्स एंड सम ऑफ द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट राइस के एविडेंस, फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फर्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर, फर्स्ट विलेजेस, फर्स्ट टाइम पॉलिश टूल्स, पॉलिश स्टोन टूल्स कौन से टाइम पे मिले थे, फर्स्ट टाइम जो ये अपना माइक्रो टूल्स, माइक्रोलिथिक्स कौन से टाइम पीरियड में, सो मिसोलिथिक पीरियड में हुआ था। सो दैट्स दीज आर द थिंग्स, और साइट से एक बार मैप देख लेना, बाकी दैट्स मोर देन इनफ, राइट। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि पैलेलिथिक का टाइम पीरियड बताओ, 5 लाख से लेकर 10,000 तक था या 2 लाख से लेकर 10,000 तक था, दे आर यू आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड दैट थिंग। इंडस वैली में फोकस किस पे करना है हमको, फोकस ऑन साइट्स, साइट से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार कंसिस्टेंटली, हर दूसरे साल में ऑल्टरनेट ईयर्स में दे आर आस्किंग दोज क्वेश्चन, एवरी सेकेंड ईयर साइट से क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली देयर वाज दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन भी अगर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत बार क्या होता है आपको पता है लेकिन मार्क आपने कुछ और कर दिया, यू नो दैट होता है ना, एक्साइटमेंट में या प्रेशर में या स्ट्रेस में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एंड देन यू नो दैट उसमें है ना 1 2 3 2 3 1 इस तरीके से, अभी तो उन्होंने पेयर्स में कर दिया है, अब तो और मुश्किल बना दिया है, देखा होगा आपने 1 पेयर 2 पेयर्स 3 पेयर्स, ओनली गॉड नोज व्हाट दे वांट टू डू, बट देन यू वांट टू मार्क ए, यू नो दैट ए इज़ द आंसर, बी मार्क कर दिया आपने, इस तरीके का प्लीज़ मेक श्योर जो आप लोग जो भी अटेम्प्ट कर रहा है प्लीज इस बार मेक श्योर दैट यू आर मॉक टेस्ट ना कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट दो। तो जस्ट एज यू जस्ट मेंशन दैट PYQ हो रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट को सीरियस एनवायरनमेंट में इन लाइक जैसा भी है वेर एवर यू वांट टू गिव दैट, घर पे या बाहर या उन लाइब्रेरी या यहाँ पे उन आई डोंट नो, बट देन गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या होगा फिर एक्यूरेसी देखना, ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया उसके बाद छोड़ दिया देन आई हैव डन माई टेस्ट। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर, आप उसके बाद एनालाइज करना कि मेरा एक तो एक्यूरेसी क्या था, एक्यूरेसी का परसेंट देखना, जस्ट सी द एक्यूरेसी परसेंटेज, कितना परसेंट मेरा एक्यूरेसी बन रहा है। अगर आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है, जस्ट सी नेगेटिव मार्किंग किन किन क्वेश्चंस में हो रही है। बहुत बार ऐसे होगा कि आपने ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग किया जो आपको पता था 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं किसी भी पेपर में, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस, 1 इज ईजी, सेकेंड इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एंड थर्ड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कोई भी पेपर देखोगे चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, आपको 3 पैटर्न 3 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, चौथा कोई टाइप नहीं है, 3 सब इसी में एडजस्ट हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में देयर वुड बी सम क्वेश्चंस, जनरली क्या करता है यूपीएससी आपके ना, इट प्लेज विद योर माइंड एंड दैट्स द रीजन इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स एंड दैट्स द रीजन इट्स कंसिडर्ड सो डिफिकल्ट। यूपीएससी क्या करता है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आएगा आपको, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ भी पूछ लिया दैट यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट, आपने कभी पढ़ा नहीं, और एकदम से पहले क्वेश्चन को देख के आपका दिल छोटा हो गया, एंड देन लेकिन आपको लगा चलो कोई बात नहीं है, लेट्स स्किप दिस। दूसरे क्वेश्चन में आओगे, दूसरे क्वेश्चन का कोई उपनिषद का कोई ऐसा श्लोक बोल लिख दिया कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आपने नेवर एवर रेड दिस, ना किसी ने पढ़ाया ना किसी ने पढ़ा, राइट, सो एंड ना कहीं पे लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में वहाँ पे तीसरा क्वेश्चन फिर पूछ लिया वहाँ से कहीं से, लेट्स से एनवायरनमेंट से, सच रैंडम क्वेश्चन दैट ओनली गॉड नोज व्हाट इज द आंसर। 3 क्वेश्चन में इन्होंने आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बिल्कुल बस्ट कर दिया, पॉप कर दिया, एंड देन दैट्स द गेम दैट इट प्लेज विद यू।
उसके बाद ऐसा कॉन्फिडेंस लूज हुआ लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट स्ट्रेस विच नेचुरली कम्स टू इट। फिर बीच में कुछ सही दे तो होता क्या, एंड वहीं पे फंसा हुआ है। फिर इसके बाद ये कौन सा लेवल है, स्टार्टिंग में ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल दे दिया। फिर बीच में क्या कर रहे हैं, बीच बीच में जैसे आप आगे बढ़े उन्होंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, एंड टुवर्ड्स द एंड यू विल फाइंड इजी क्वेश्चन। लेकिन इंसान यहीं तक अटक गया, तब तक हुआ टाइम और खींच लिया पेपर। सर मैम रुको मैम, सर जस्ट 2 मिनट्स उसने पेपर खींच लिया जोर से, और आपके क्वेश्चन छूट गए जो क्वेश्चन थे ईजी, एंड देन यू आर बीटिंग योर हेड की पूरे साल भर की अब ओ माय गॉड क्या कितना ब्लंडर हो गया। युद्ध में जाके आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, युद्ध में जाके आपको जीतने जाना है। तो दैट इज़ द माइंडसेट ऑफ अ वॉरियर। ऐसे नहीं जाना अनप्रिपेयर्ड कि हाँ देख लेंगे। ये इंडिया में जो करते थे ना, मेडिवल में आपने देखा होगा, लगातार हार रहे हैं, कभी गौरी पिटाई करके जा रहे हैं, कभी गजनी 17 बार हरा के जा रहे हैं, कभी कोई हरा रहा है, कभी बाबर आ रहा है, कभी तैमूर आ रहा है, कभी अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, कभी नादिर शाह आ रहा है। तो आए रहे हैं और पिटते जा रहे हैं लगातार। वो अप्रोच नहीं रखना कि हाँ हम जाएंगे और हम कर देंगे, अच्छा बस हम तो बहादुरी से लड़ेंगे। ये बहादुरी वाला गेम है ही नहीं यहाँ पे, ये गेम दिमाग वाला, प्लानिंग किस तरीके से, और वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आपको, क्योंकि वो जो सामने वाला ओपोनेंट है, आपको ये देखना है कि सामने वाला इज प्लेइंग माइंड गेम विद यू, एंड इट डज दैट, क्वेश्चन करता है, ट्रैप क्वेश्चन करता है। ऐसे ऐसा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, 3-4 इजी क्वेश्चन आ गए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से ओ माई गॉड मैं तो सब, मेरे बराबर कोई धुरंधर नहीं है। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज पढ़ लिया, आपने बोला हाँ ये तो मेरे को आता है, फटाफट आपने नॉट पढ़ भी लिया आपने, लेकिन मायने रजिस्टर नहीं किया, फटाफट वो ओवर कॉन्फिडेंस का आपने विच ऑफ द फॉलोइंग इस तरीके से लिख दिया और आपने आंसर कर दिया उसका। एंड बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, इट्स नॉट दैट इट डज नॉट हैपन। इस तरीके के जो सिली मिस्टेक्स हैं, आपने फिगर में आ गया, फिगर में वो 10,000 और 1,000 और 1 लाख, एंड देन यू फील वो 0 दिखता है, तो आपको हाँ 0 है, फटाक से इसको सही कर लो, एंड देन यू आर बेसिकली शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। तो आप लोगों को मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग मॉक टेस्ट, एक्यूरेसी देखना आपका परसेंट क्या है। जो क्वेश्चंस, सी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू बॉदर, ऐसे क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू बीट योर हेड, छोड़ दो सीधा, डोंट प्ले विद फायर। सो दैट्स दीज क्वेश्चन दे आर नॉट मेंट टू बी सॉल्व। आप अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे अच्छी तैयारी के साथ, तो ये समझना 98% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे अच्छी तैयारी के साथ, दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ईजी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, 70, 80, 90% ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस, आपने कर दिया बहुत बड़ा पाप, इट्स लाइक अ सिन दैट यू हैव कमिटेड इन द एग्जाम। अब बात आती है मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस दैट डिटरमिन योर फेट, कि आपका मेक ऑन ब्रेक वाला, कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डिटरमिन नहीं करेगा, इट इज क्वेश्चंस लाइक दिस और दीज दैट विल मेक और ब्रेक योर फेट। आपको 2 ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन नहीं पता, या रफ आइडिया है, आपको 3 पता है, एक के बारे में एक गेस वर्क, यू हैव एन इंट्यूशन, एंड देन यू आर, अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा छोड़ दिया आपने, छोड़ के आ गए, नहीं मेरे को तो एक्यूरेसी करनी है, बिल्कुल अर्जुन वाली है ना, तो वो फिर देन इट्स नॉट वाइबल। यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, बट बिल्कुल लग रहा है आपको तो यू कैन लीव, बट वो आपको देखना है कि इन क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी क्या है, ये आपको करना है टेस्ट के बाद। जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन कि मेरा एक्यूरेसी कितना जा रहा है, वो डार्ट पे अगर मैं 10 डार्ट फेंक रहा हूँ ऐसे, तो वो जो बीच वाला सर्कल में जब से इंडरमोस्ट सर्कल है उसमें कितना लग रहा है। और ये भी देखना कि आपने ऐसा क्यों सोचा, बहुत बार क्या होगा आपको पता था आंसर, जस्ट थिंक कि आपने क्या सोचा कि क्या होता है। बहुत बार क्या होता है, मेरे साथ बहुत फ्रिक्वेंटली होता है बाय द वे, एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो, कुछ एक बार जो पहले होता है वो इंस्टिंक्ट, फिर नहीं फिर कुछ और, एंड देन होता क्या, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्स्ट वन इज राइट। इंस्टिंक्ट से वो फर्स्ट वन जो बेसिक जो एम्बेडेड है आपके मेमोरी सेल में, वो पहला वाला था, वो सही बता रहा था, आपने थोड़ा रैशनल दिमाग चलाया, एंड देन यू हैव गॉन फॉर द सेकंड वन। 3-4 अगर क्वेश्चन ऐसे आ गए यहाँ पे पेपर में, तो ये समझ लो आप तो फिर देन व्हाट विल बी द आउटकम, राइट। सो जस्ट दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ। आई होप यू डू हैव सम, थोड़ा कुछ समझ, वैसे तो आई एम श्योर पता ही होगा ये चीज़ें, बट देन यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। ये जो स्ट्रैटेजी है, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग विद अ स्ट्रैटेजी, यू आर नॉट गोइंग विद गोइंग टू कमिट साका। राजपूत वॉरियर्स कहते थे ना मेडिवल टाइम पीरियड में, साका, फाइट टू द फिनिश, मरने के लिए नहीं जाना युद्ध में, युद्ध के लिए जाना शिवाजी महाराज की तरह। कि बहुत बार क्या होता है, स्ट्रैटेजिकली रिट्रीट भी करना पड़े, लेकिन जब जान बची रहेगी तो तभी दोबारा लड़ोगे आप, तभी औरंगजेब को हराओगे। सो दैट्स द बेसिकल द इंटेंट विद विच यू नीड टू गो। ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं क्या हो गया। आई थिंक
we are done with the basic discussion. एक जो एरिया और वन मोर एरिया दैट एंशिएंट पे यू कैन फोकस अपॉन अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म जैनिज्म इज़ द वहाँ से प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा मीन्स रियली वेरी हाई क्वेश्चंस देखना लगातार दैट इज़ द ट्रेड एंड कॉमर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, स्पेशली पोस्ट मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड के। चौल, हाँ संगम पीरियड कहाँ से आप बोल रहे हो क्या? हाँ एंशिएंट में पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जहाँ पे संगम, एक मैप दिखा देता हूँ, आप उसको मैप को डाउनलोड कर लेना। सीधे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे पिछले कुछ साल में वहाँ से फंस रहे हैं क्वेश्चन, बिकॉज एज ए सेट कंसिस्टेंटली दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया। पोर्ट्स के बारे में बताओ, चाहे संगम है, इट कुड बी संगम, हाँ संगम पीरियड, बट वो साउथ में है, बट ओवरऑल संगम पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड एंड गुप्ता पीरियड। सो दैट्स बेसिकली दैट्स द एरिया दैट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली। बिकॉज अब ना वो क्वेश्चन इतना नहीं पूछ रहे कि किसने राजा ने कौन सी युद्ध में तराइन में किसने किसको हराया था। दे आर नॉट आस्किंग, सिंपल सी बात है, दे आर डन विद पॉलिटिकल हिस्ट्री कि कौन से राजा ने कौन सी बैटल लड़ी थी, किसको कब हराया। दे आर नॉट आस्किंग बैटल ऑफ प्लासी में किसने किसने फाइट किया था। ऑफकोर्स दे वुड नॉट इवन आस्क इन अ मिलियन लाइफ्स नाउ, वो ज़माना गया वो उस टाइम का जो क्वेश्चन है। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन सोशल हिस्ट्री, दे आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री, दे आर फोकसिंग ऑन कल्चरल हिस्ट्री, एंड देन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार। सो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इस मैप को कर लेना आप लोग बिफोर यू गो टू द एग्जाम। ये संगम पीरियड का ही है, दिस इज संगम पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक बुक है जो अनोनिमस राइटर ने लिखा था, अनोनिमस ऑथर ने लिखा था। एक बार भैया एक बार ना उनसे मालीराम जी से उनका नोट्स के लिए बोला हुआ है, अभी उनका शायद बिजी आ रहा है कॉल, नोट्स के लिए, क्लास हैंडआउट्स के लिए बोला हुआ है, एक बार उनसे चेक करना ज़रा। इसमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, नाउ यू कैन सी दिस इज संगम पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है ये। पोस्ट मॉडर्न पीरियड 200 BC से लेकर 300 AD तक, 500 साल का पीरियड है। इट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड यू कैन सी इतना ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, सिल्क रूट न्यूज़ में आ रहा है लगातार। अब तो खैर अब थोड़ा बंद हो गया क्योंकि चाइना दूसरे रीजन्स की वजह से, बट अभी तक कुछ टाइम पहले तक आ रहा था न्यूज़ में लगातार। ये सिल्क रूट यहाँ से पास कर रहा है इधर से, एंड दिस पीरियड इज़ कंसिडर्ड एक्सीलेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। एक अनोनिमस राइटर ने लिखा था, वो राइटर्स इट इज़ सेड दैट इजिप्ट का राइटर था, इजिप्ट का यहाँ पे, उसने लिखा था इस बुक को, और उसका मैप है ये। इसीलिए आपको जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको ग्रीक में दिख रहे होंगे वर्ड्स, इट्स नॉट इंग्लिश। यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंसिस्टेंटली। आपको क्या याद करना है, जस्ट रिमेंबर दिस पोर्ट बारबैरिकम, दिस इज इन सिंध, बारबैरिकम, बैरीगाजा, भरूच, भृगुकच नाम था, भरूच, सोपारा, कल्याण, चौल। चौल का क्वेश्चन आया था सीधा अभी कुछ टाइम पहले, चौल पे क्वेश्चन आया था। लास्ट के 3 पोर्ट्स हैं, टिंडिस, म्यूजिरीज का क्वेश्चन आया था अभी 2-3 साल पहले ही। टिंडिस, म्यूजिरीज, नेल्सिंदा, कोलची, कोरका, ही क्वेश्चन आया था, अगेन क्वेश्चन आ रखा है रिसेंटली। दिस कालापट्टनम, उरयूर, पोडुका, सोपटना, एंड दिस गैंजिस, यहाँ पे गैंजिस लिखा हुआ है, ताम्रलिप्ति इज द पोर्ट, ताम्रलिप्ति। ये पोर्ट्स आप कर लेना। तो ये वाला ईस्टर्न कोस्ट का तो पूरा कर लेना, वेस्ट कोस्ट में डू दिस बारबेरिकम से लेकर चौल तक, और लास्ट के 3 कर लेना। सो दैट्स बेसिकली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप फॉर यू। नाउ यू कैन सी ये ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है ऊपर, यहाँ से ये कनेक्टेड है। इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग एडवांटेज ऑफ दिस। यहाँ पे शाकाज हुआ करते थे, वेस्टर्न शाकाज, यहाँ पे वेस्टर्न सैट्रप्स, यहाँ पे कुशाणाज थे, कुशाणाज, यहाँ पे शाकाज है,
और यहाँ पे चोलास, चेराज एंड पांड्याज है इंडिया में। यहाँ पे कौन है डेक्कन में? यहाँ पे सतवाहनाज हैं, सतवाहनाज आर देयर इन द डेक्कन। वी विल जस्ट टॉक अबाउट, अभी वो आ जाए तो विल टॉक अ बिट अबाउट दैट। सो दैट्स अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैप दैट यू कैन डू। क्वेश्चंस आ रहे हैं, और गुप्ता टाइम पीरियड में पोर्ट्स, गुप्ता के पोर्ट्स डू दैट ऑल्सो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? सो that's the important part. आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया? जैसे यहाँ पे तो दिस इज़ शॉर्ट जो क्लासेस हैं, बट प्रॉपरली आपने तो आई नो कहाँ से किया। बाकी लोगों ने हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर लाइक यूपीसी? हाँ, ऑनलाइन कोर्स किया। अच्छा, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने? ये तो अभी तो फिर वैसे हो रहे होंगे ना, ये कब से चल रहा है? 2025 से ये फाउंडेशन बैच है आप लोगों का? अच्छा, ओके। तो आपके सब्जेक्ट्स मतलब सारे, हिस्ट्री किसने पढ़ाया? श्रेय सर ने कंप्लीट हो गया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न सारा हो गया, ठीक है। सिद्धे, हाँ, मेडिवल का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, बाकी सारा हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, अच्छा ठीक है, विच इज़ फाइन। बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा इज डन, ओके ठीक है, विच इज़ नाइस। तो सर 10-5 मिनट में पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। All right, we can wait a while till then. Now you can do the talking. You can take your break. So you can wait a while. Yeah, if there is anything that you want to ask, you want to share, you can. आप लोगों में से RS कितने दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम UPSC? हाउ मेनी पीपल आर अपेयरिंग फॉर RS? डन, सारे UPSC वाले हैं? यू आर अपेयरिंग, ओके, यू आर ऑल्सो अपेयरिंग फॉर RS। हाँ, अच्छा, इंटरव्यू दिया है अभी? इस अभी है? डेट क्या है? डेट अभी? ओह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। क्लियर करना है इस बार, बढ़िया करके कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो UPSC की तैयारी करते हुए आपने RS दिया, या RS का भी अलग से आपने यू आर प्रिपेयर्ड फॉर RS? हाँ, UPSC की तैयारी की और RS दे दी, और RS में वेरी नाइस, बहुत अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। और फिर बाकी सब्जेक्ट्स कैसे किए? राजस्थान हिस्ट्री वो तो बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, खुद से सेल्फ, बढ़िया। मीन्स के टाइम, अच्छा अच्छा, RS में आपने यहाँ पे जहाँ से कोचिंग लिया था RS का? अच्छा अच्छा, सही है, क्लियर करो एक बार, एक एग्ज़ाम तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए।
आपका आपका कुछ क्या, हाउ वाज द, यू रोट द मेंस राइट? तो व्हाट हैपेंड? कितने का, एनी आइडिया कि कितने मार्क्स से शॉर्टफॉल? ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है हिंदी का जो है उसकी वजह से। वेरी फ्रिक्वेंट, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग है, बट इस बार वो जो गैप है उसको। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें बहुत वो रहेगा, बेनिफिट रहेगा, 40 मार्क्स रिड्यूस कर दिए। अच्छा, हाँ अभी तो कम कर दिया, हिंदी का थोड़ा सा कम कर दिया। नेक्स्ट वैकेंसी में बहुत बेनिफिट रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों का सबसे बड़ा वही था अकेली जो सील। 40 मार्क्स में इसमें हिंदी मीडियम वाले 35। I know very well. I know people who are already in the services. I know one person who was in the services. She had one of my previous students. उसका she was already in a department in a government cooperative service में मिला था उसको, in 500 के आसपास रैंक आया था, and she was going for this very talented extremely English medium, but वही है इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश मीडियम उसका रहा है, and then वो हिंदी में बस वो हिंदी में वो मार खाना वहाँ पे। That's a real problem. थैंकफुली यूपीएससी में ऐसा नहीं है, यूपीएससी में इट डज़ नॉट मैटर, क्वालिफाइंग करो इंग्लिश हिंदी में और दोनों आगे अपना बढ़ो, बट यहाँ पे तो, बट ठीक है, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू। वो 40 मार्क्स है एक्चुअली, एक नंबर का जब इतना सिग्निफिकेंस है तो हाउ कैन लाइक 40 मार्क्स में तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, सो विच इज़ गुड। हाँ उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कंफर्ट लेवल तो हो गई आपका, तो कंफर्ट लेवल ज़्यादा, जैसे हिंदी है फॉर एग्जांपल, कैसा गया हिंदी का पेपर आपका? अच्छा गया। अब देखो अब वही डिफरेंस हो गया, एक इंग्लिश वाला क्या उसका उतना अच्छा नहीं गया, ज़्यादातर का तो आई हैव नॉट हर्ड इंग्लिश मीडियम कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरा बहुत अच्छा चला गया, राइट? तो बट आपको बहुत नेचुरली वो इतना कंफर्ट लगता होगा उसमें, सही है। हाँ इंग्लिश भी अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया, तो टैलेंटेड हो फिर तो। नहीं अच्छी तो होगी तभी तो सिलेक्शन तो हो रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ऐसा तो कमज़ोर करके तो फिर तब तो आपको मतलब एटलीस्ट ठीक तो होना ही पड़ेगा, अगर पुअर है तो फिर पुअर में तो फिर नहीं इंटरव्यू कैसे देते आपका, तो अच्छा तो हो गई, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो करो, क्लियर करो समय का, और अपने घर वालों का, पेरेंट्स का नाम रोशन करो। एक शीट मुझे भी देना। ये सारा हिंदी में कैसे आ गया? इसको तो इंग्लिश में भी क्या होता है ना यार, इंग्लिश भी है, मेरे को इंग्लिश वाला भी दे दो।
ओके, तो सबको मिल गया. नाउ यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक. लेट्स कम टू द फर्स्ट वन. तमिलनाडु गवर्नमेंट टू डेवलप 1000 ईयर ओल्ड. इसमें इंग्लिश वाले कितने, हिंदी वाले कितने, बता दो, रेशियो बता दो. हाउ मेनी इंग्लिश मीडियम, हाउ मेनी हिंदी मीडियम. ओ, हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है क्या यहाँ पे? ओके. पहला हेडिंग चोलगंगम झील, चोलागंगम लेक. अगेन दोबारा से न्यूज़ में है, दोबारा से काफ़ी इसमें जो रूलर्स हैं राजेंद्र चोल के बारे में. अब ये चोलास के बारे में न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में क्योंकि पोनेरी लेक है. पोनेरी के नाम से भी जाने जाने वाली यह झील राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा अपने उत्तर विजयों की स्मृति में बनवाई थी. 700 एकड़ में फैली झील ऐतिहासिक सिंचाई जलाशय दोबारा से रिपेयर कर रही है सरकार 20 करोड़ की लागत में. जल नियंत्रण के लिए जलद्वार और तटबंध बने हुए हैं, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान. और राजेंद्र चोल के बारे में एयर ऑफ द चोलास, चोलास का आर्ट एंड कल्चर. अब ये चोलास हैं क्योंकि ये लोग न्यूज़ में है, लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं ये लोग. थोड़ा सा व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट चोलास के बारे में. मुझे बताओ व्हाट अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको चोलास के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में क्या क्या पता है? कुछ वटेवर जो भी आपको याद है. कुछ लोग पेपर दे रहे हैं उनको ज़्यादा याद होगा, कुछ लोग पेपर नहीं दे रहे, उतना शायद प्रॉब्ली याद ना हो. बट क्या क्या चीज़ें हैं आप मुझे बताओ चोलास के बारे में, कि चोलास के बारे में बेसिक. अपार्ट इनके रूलर्स के नाम बता दो, कौन कौन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शासक. राजेंद्र चोल, राजराजा चोल. इनके अलावा मेरे को बताओ कौन संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन था इनका? हाँ, सिमुक तो सातवाना का था. एस फॉर सिमुक, एस फॉर सातवाना. चोलास का फाउंडर. एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग ये जो चोलास के बारे में, क्योंकि न्यूज़ में बने रहते हैं, चाहे एंशिएंट संगम पीरियड, क्योंकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो. आरएस में तो संगम नहीं है. आरएस में अभी तमिल लिटरेचर हुआ करता था, वो भी हटा दिया उन लोगों ने, तो अच्छा कर दिया, कम और से कम सिलेबस कर दिया. यूपीएससी में बराबर हमारा सिलेबस है. तो चोल साम्राज्य, चोला एम्पायर, इसमें हाँ उत्तरामेरूर, हाँ उत्तरामेरूर वाला ही है. तो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की. सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि चोलास की कितनी इनिंग्स से कितनी बार आते हैं, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा इसमें जो पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. चोलास का सबसे पहले जो पहली इनकी इनिंग होती है, पहली अवधि, सबसे पहले इनको बोलते हैं एंशिएंट चोलास. प्राचीन चोल, एंशिएंट चोलास, प्राचीन चोल वंश. इनका टाइम पीरियड क्या है ये समझ लो, संगम पीरियड है. संगम पीरियड इज 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक. ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, मौर्योत्तर काल, जिसमें दो तरीके के शासक हुए इंडिया में, इन्वेडर्स, फॉरेनर्स और इंडिजिनस. ये कौन सा टाइम पीरियड है? दिस इज पोस्ट मॉडर्न पीरियड. पोस्ट मॉडर्न पीरियड इसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल. मौर्योत्तर काल में, अभी मौर्योत्तर काल का थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस देख लेते हैं. दो तरीके के लोग इंडिया में आए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में. क्योंकि लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से पोस्ट मॉडर्न पीरियड से. इफ़ यू सी द नेचर, अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको इस क्वेश्चंस आएगा लगातार यहाँ से दिखेगा यूपीएससी में. पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मौर्योत्तर काल. मौर्योत्तर काल ये 200 से लेकर 300, 500 साल का टाइम पीरियड है. तो उस तरफ अगर देखोगे, मौर्योत्तर से पहले मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर. मौर्योत्तर काल विघटन हो रखा है भारत का, छोटे छोटे फ्रैगमेंटेशन, ये डायनेस्टीज़ हैं. और इसके इस तरफ मतलब इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पीरियड के बाद, टाइम पीरियड क्योंकि इसका बताया 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक. तो समझ में आ रहा है दोनों तरफ. इससे पहले पोस्ट मॉडर्न से पहले इस तरफ कौन है? मॉडर्न.
मौर्यन के टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, एम्पायर है मौर्यों के टाइम पे। इसके बाद कौन सा आ रहा है? गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में भी आपको पता है बहुत बड़ा साम्राज्य है, इसमें पूरा ये यहाँ तक का इंडिया है, जिसमें पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, इनके अंडर में था। मौर्यन एम्पायर में आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरा अखंड भारत जिसको बोलते हैं आज की डेट में, काबुल कांधार से लेकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान बंगाल तक और नीचे साउथ इंडिया तक, बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ नहीं था, यहाँ पे ये लोग हैं बट यहाँ तक पहुँचा हुआ था। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, विघटन हो रहा है। फ्रैगमेंटेशन किसका? राजनीतिक फ्रैगमेंटेशन, राजनीतिक विघटन। लेकिन ये वाला टाइम पीरियड पहले के टाइम पीरियड में इसको 30-40 साल पहले तक ये इस काल को बिल्कुल इग्नोर करके रखते थे। इसको बोलते थे डार्क एज है, डार्क एज है, ये अंधकार युग है एक तरीके से। इस टाइम पे वर्णाश्रम धर्म संकट, हमको एक शब्द दिखता है हमारे पुराणों में, वर्णाश्रम धर्म संकट, की संकट चल रहा है किसी तरीके का इंडिया में। अब वो संकट क्यों चल रहा है? तो इसको ना बिल्कुल गंदा टाइम पीरियड मानते थे, और हिस्टोरियंस ने भी, इतिहासकारों ने, क्योंकि इतिहास हमारा किसने बनाया? ब्रिटिश ने बनाया। अंग्रेज आए इंडिया ने आए, उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, पुनर्निर्माण किया। इसको तो बहुत, इसके बारे में चर्चाएं, एक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, उसके बाद बिंदुसार है, फिर अशोक है, फिर उसके बाद बृहद्रथ है, बहुत सारे रूलर, दशरथ है। यहाँ पे भी बड़े बड़े सम्राट नाम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य है, स्कंदगुप्त है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता था, इग्नोर किया जाता था। और ये पैटर्न आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस में दिखता था आपको। यूपीएससी भी इसको इग्नोर कर रही है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 30-40-20 साल पहले से पेपर देखोगे, उसके पहले आपको यहाँ से सवाल दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, लेकिन ओवरऑल इसको इग्नोर करते थे। अब क्या चेंज है? जो लेटेस्ट, जो अभी आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड ये है कि इस टाइम पीरियड को अभी भली राजनीतिक विखंडन है, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है, लेकिन इट इज़ एक्सीलेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, वेरी गुड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण ये युग हुआ करता था, महत्वपूर्ण काल था। सो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा हुआ करता था यहाँ पे, और इसीलिए इस काल को हिस्टोरियन बोलते हैं कि बहुत सारा इंडिया में सोना आता है, खूब सारा सोना आता है इंडिया में, इतना सोना कभी नहीं है इंडिया के अंदर। इसलिए सरकार क्वेश्चन दे रही है लगातार, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से व्यापार एवं वाणिज्य बहुत ही फला फूला यहाँ पे। सो व्यापार एवं वाणिज्य, और व्यापार एवं वाणिज्य के फलने फूलने का एक बहुत बड़ा कारण था कि हम ट्रेड कर रहे थे किसी बाहर के डायनेस्टी से, बाहर के वंश से। बहुत बड़ा वंश है, एम्पायर है, साम्राज्य है। किससे ट्रेड कर रहे थे? बाहर के लोगों से। अरे एक्सटर्नल ट्रेड किससे कर रहे थे? बाहरी, हाँ, रोमन एम्पायर से। रोमन एम्पायर, रोम साम्राज्य से यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, इसीलिए पैसा आ रहा है। अमीर की दोस्ती में आप भी अमीर बनोगे, गरीब की दोस्ती में आप भी सुदामा बनोगे, है ना। ये कारण है यहाँ पे। इस टाइम पीरियड में सिंपल सी बात है, अमीर अंबानी अगर दोस्त हो जाए तो लाइफ में तो आपको पता है फिर देन कोई फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ से इस टाइम पीरियड में ट्रेड कर रहे थे लोग किनके साथ? रोमन्स के। और रोमन एम्पायर, रोम का, इनका क्या था? बहुत ही ज़्यादा पैसा था इनके पास। अब इंडियन हिस्ट्री में तो हम लोग नहीं पढ़ते, चाहे यूपीएससी चाहे आरएएस में, बट कभी इनके बारे में पढ़ना आपको समझ में आएगा किस लेवल का सिविलाइजेशन था, अलग लेवल का। मतलब जो मटीरियलिज्म, भौतिकवाद आज आपको अमेरिका में मिलता है, कंज्यूमरिज्म, हाई लेवल ऑफ कंज्यूमरिज्म, कि क्रेडिट कार्ड में भले उधारी में जी रहे हैं, लेकिन 5-5, 6-6, 7-7 क्रेडिट कार्ड लेके बैठे रहते हैं। एवरेज अमेरिकन 5 एवरेज क्रेडिट कार्ड है उसके पास। इंडिया में तो क्रेडिट कार्ड का ही, अब वो लगातार कॉल आते रहे, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट, फिर भी नहीं क्रेडिट कार्ड में फंस जाऊंगा एक बार, ऐसे वैसे ज़्यादा एक क्रेडिट कार्ड धोआ दोगे 2। और अमेरिका में इतना कंज्यूमरिज्म है कि वहाँ पे उधारी पे चल रही है पूरी ज़िंदगी उनकी। इसलिए अमेरिका का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई थिंक अभी 17-18 ट्रिलियन डॉलर उधार चल रहा है अमेरिका का। उनके इकॉनमी का लगभग आधा तो उधार चल रहा है उनका। तो इस लेवल पे कंज्यूमरिज्म है। इसी लेवल का ये वेस्टर्न का कल्चर ही ऐसा है ना, दैट्स हाउ दे हैव इवॉल्व्ड। इसी तरीके से उनका उद्भव हुआ है, विकास हुआ है कि खाओ पियो ऐश करो, ये की ज़िंदगी है, मस्ती करो, इस तरीके का इनका। इंडिया में क्या है? इंडिया में आदमी ज़रा सोचता है, टेंशन में ज़्यादा रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। 7 पुश्ती तक जब तक सेट नहीं किया, करप्शन नहीं करके गया उनके लिए, तो तब तक फिर क्या होगा? तब तक उसको नींद नहीं आती। करप्शन करना है तब तक उसको इतना ज़्यादा कि फिर एक दिन
दरवाजे पे नॉक नॉक, CBI या ED, और चलो फिर जेल में भी हुआ ना। अभी कुछ दिनों पहले एक BSF का ऑफिसर था यहाँ पे, आई सॉ वीडियो, शायद आप कुछ लोगों ने देखा होगा। BSF का जो ऑफिसर, वो कोई ऐसा नहीं कि नेता वेता या कोई IAS ऑफिसर है, BSF का ऑफिसर बांग्लादेश बॉर्डर पे 300 करोड़ रुपए कैश उसके घर से लिया गया, पेटी की पेटी, वो ट्रक में चढ़ा के मजदूरों की हालत ख़राब हो गई उनकी। 300 करोड़ कैश, वो भी BSF का ऑफिसर। और वही है, इतना अगर आप स्टार्टिंग में 100 करोड़ रुपये रुक जाता, इतना ही उसको करप्शन का भूत सवार था कि अपने आगे की पीढ़ी को सेट करना था। वही है, 200 करोड़ 300 करोड़, एक दिन तो वो है ना, बकरी की माँ कब तक तो खैर मनाएगी, हलाल तो होना ही है। आ गया छापे में एक बार CBI ED ने, और फिर उसके बाद फिर सब गया, मतलब बेसिकली अब ये है कि अब एनीवे तो इतना कंज्यूमरिज्म, अब इनका ट्रेड आ रहा है इंडिया से बहुत सारा। प्लिनी एक यहाँ पे एक ग्रीक रोमन, एक देयर वाज एन ऑथर, थिंकर था, मैथमेटिशियन था, एंड देयर वाज दिस, इसकी किताबें भी लिखी हैं। प्लिनी बोलता है कि पूरा वर्ल्ड का सोना पूरा रोम से इधर उधर जा रहा है, फ्लूट हो रहा है, अल्टीमेटली इंडिया के अंदर दब रहा है। सो ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा, और इसीलिए मैंने आपको बताया इतने सारे पोर्ट दिख रहे हैं आपको, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं हो रहा है तो इतना थोड़ी लाइन से यहाँ पे पोर्ट होता है इंडिया में, तो पोर्ट्स कम होते हैं। तो यही कारण है क्योंकि इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। रोमन एम्पायर में जब तक इन लोगों की जो पार्टी होती थी, कम से कम 50 नॉनवेज की डिशेस नहीं हुई, कम से कम 50 वाइन्स नहीं हुई, बेस्ट यहाँ के रोम से लेकर यूरोप के साउथ फ्रांस से लेकर जितने भी जर्मनी वर्मनी के ये वाइन मंगाया करते थे। और जब तक आपने उल्टी नहीं की खा खा के, तो तब तक मतलब पार्टी तब बोलते थे बच्चा ऐसे तो ड्रिंक नहीं किया जा रहा है, ऐसे तो खाई नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से सो दैट्स द लेवल ऑफ, एक होता है ना एफ्लुएंस, इतना पैसा इतना धन इन लोगों के पास हुआ करता था उस टाइम पीरियड में। स्पाइसेस चाहिए, बेस्ट चाहिए पूरे वर्ल्ड का। चाइना से सिल्क मंगा रहे हैं, इंडिया से वो ब्लैक पेपर काली मिर्च मंगा रहे हैं, कहीं से कुछ पूरा सिल्क मंगा रहे हैं ये सातवाना एम्पायर से। सो रोमन एम्पायर से ट्रीट करते थे। एक चीज़ और, इस टाइम पीरियड में जो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड है, 2 तरीके के वंश हुए इंडिया में। 2 तरीके के वंश है, एक है इंडिजिनस भारतीय मूल के, और एक है फॉरेन डायनेस्टीज विदेशी मूल के। इंडिजिनस में एक बार नाम बता दो कौन कौन से। हाँ, इंडिजिनस में कौन कौन होंगे? इंडिजिनस भारतीय मूल के वंश पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न के बाद कौन आया गद्दी पे? शुंग के बाद इनको किसने रिप्लेस किया पाटलिपुत्र में? कण्व डायनेस्टी। उसके बाद डेक्कन में सातवाहनस, और यहाँ पे साउथ इंडिया में चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये सारे हो गए देसी। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, बट एक तरीके से रिकैप आप लोगों को। और फॉरेन में बहुत सारे लोग आए। सबसे पहले कौन आया? वेरी गुड, इंडो ग्रीक्स, हिंदू यूनानी। इसके बाद शाकास, शाकास के बाद कौन आया? नहीं, हूँ तो बाद में, गुप्तास के बाद पार्थियंस, पहलव, इनको पहलवाज भी बोलते हैं। ये ईरान के लोग हैं। ईरान के अगर आप देख रहे होंगे शासक का नाम रज़ा पहलवी आपको आ रहा होगा, लगातार बाहर है राजा इनका ईरान का, देखा होगा। वो बोल रहा है पहलवी कि मेरे को यहाँ पे ईरान में आना है, मुल्लाओं को हटा के मैं, तो इनकी डायनेस्टी चलती थी ईरानियन से, बहुत पुराना इनका रेस है। एंड देन लास्ट में कुषाण। तो ठीक है, ये 2 तरीके के हैं, बाकी आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ ही लिया होगा। ये सारा का सारा ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। ये कौन है? आदिवासी या ब्राह्मण मूल के हैं, ये लोग फॉरेन मूल के हैं, विदेशी मूल के हैं। तो एक है एंशिएंट चोलास। इस टाइम पीरियड में आपको समझ में आ गया कि कौन से टाइम पीरियड में इनके हम बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर दूसरा इंपीरियल चोलास। इनके बाद कौन आता है? चोलास के बाद में यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे चोलास होते थे, यहाँ पे पांड्यास और यहाँ पे चेरास।
अब चोलास की जगह चोल के बदले इनको रिप्लेस किया किसने? पल्लवास ने, पल्लव वंश ने यहाँ पे रिप्लेस किया, और पल्लवों को भी मार के उसके बाद चोल दोबारा से गद्दी पे आते हैं। इस बार चोल बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, इनको बोलते हैं इंपीरियल चोलास। जिनका जो अवधि है 850 से लेकर 850 AD से लेकर 1279 AD तक, तो ये इंपीरियल चोलास का है। कुछ शासक है, महत्वपूर्ण शासक। एक बार फाउंडर देख लेते हैं, संस्थापक कौन है? फाउंडर है विजयालय, संस्थापक विजयालय। सबसे पहला जो बंदा था जिसने यहाँ पे, नीचे कौन है? पांड्य, पांड्यास है, इनसे तंजौर छीना था, और तंजौर इसीलिए तंजावुर या तंजौर इनकी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चोलास की, इंपीरियल चोलास की राजधानी हुआ करती थी। सो ये इसका संस्थापक है, फाउंडर। इसके बाद जो हमको अगला शासक दिखता है इंपॉर्टेंट, वो है आदित्य चोला, आदित्य फर्स्ट, आदित्य चोल। आदित्य चोल लास्ट पल्लव रूलर को मारकर गद्दी पे आता है, हत्या करता है, असैसिनेट करता है, किसकी? पल्लव रूलर की। और पल्लव रूलर का नाम था अपराजित। अपराजित को गद्दी पर मार के आता है। इस बार यहाँ पे अब अपने को स्वतंत्र घोषित करता है। एक चीज जो आपको माइंड में रखनी है, विजयालय के टाइम पे अभी वो सामंत हैं, फ्यूडिटरी हैं, अभी भी सामंत हैं, किसके? पल्लवों के। लेकिन इसका जो बेटा, इसने बस क्या किया? इसने तंजौर छीन लिया। संस्थापक है, तंजौर छीन लिया। किससे तंजौर छीना? अभी देखा, पांड्यों से, पांड्या से तंजौर छीना। इसके बाद गद्दी पे आता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शासक है आदित्य, आदित्य इस पल्लव रूलर था, लास्ट पल्लव रूलर था, अंतिम पल्लव शासक अपराजित, इसको मारकर गद्दी पे आता है। और उसके बाद ये लोग अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण शासक राजराज से पहले, जिसका नाम है प्रांतका फर्स्ट। प्रांतका फर्स्ट, ये प्रांतका फर्स्ट इसलिए फेमस है क्योंकि इंस्क्रिप्शंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों को लगातार। ये प्रांतका फर्स्ट उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शंस के लिए फेमस है। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तरामेरूर अभिलेख। जो मंदिर में है, उत्तरामेरूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर की सतह पे दीवार पे लिखा हुआ है, और किसके बारे में है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है, कि किस तरीके से इलेक्शंस होंगे और किस तरीके से वो जो लोकल लोग हैं कि इलेक्शंस किस तरीके से होंगे और किस तरीके से क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कितने समय तक रहेगा, वो सब उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये हो गया इसके बारे में प्रांतिका फर्स्ट। इसके बाद राजराजा चोला आता है, राजराज चोल। और राजराजा फर्स्ट के बाद इसका बेटा राजेंद्र चोला। दोनों मिलके किंगडम होता है, छोटा सा एरिया, किंगडम को एम्पायर में कन्वर्ट करते हैं। ओरिजिनल एरिया क्या है इनका? ये वाला एरिया चोलास का, लेकिन बहुत बड़े एरिया में, भूभाग में ये अपना स्वामित्व जमा लेते हैं। और इनकी जो आर्मी है ये तो और भी आगे जाती है। इसमें एक बार मैप देख लेते हैं चोलास का। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, देख सकते हो यहाँ पे चोलास ने कॉन्कर किया, यहाँ तक फौज गई इनकी, श्रीलंका को कॉन्कर किया, और यहाँ तक साउथ ईस्ट एशिया। एक डायनेस्टी हुआ करती थी यहाँ पे, श्रीविजयन डायनेस्टी, श्रीविजय वंश, उसके शासक को यहाँ पे
ये क्या कर रहा था यहाँ पे, ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, बाधा डाल रहा था, चेन लगा दी थी लोहे की चेन। ये इसमें मलिका स्टेट में आज की डेट में कर रहा है ना, ईरान कर रहा है गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। उसी तरीके से कुछ चोक पॉइंट्स हैं, आपको पता होगा, एक तो वही चोक पॉइंट है इंडियन ओशन का, दूसरा यहाँ पे और तीसरा रेड सी में। तो 3 चोक पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक एम्पायर हुआ करता था, बुद्धिस्ट एम्पायर, जिसका नाम था श्री विजय। वो चेन फेंक रहे थे समुद्र के में और हफ्ता वसूली कर रहे थे। इसने फिर फौज भेजी वहाँ पे और उस शासक को मार दिया। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? राजेंद्र चोल की बात कर रहे हैं। और राजराजा चोला इसका जो फादर है, इसने बहुत सारा एरिया जीता, बहुत सारा क्षेत्र जीता, जिसमें श्रीलंका भी जीता, आधा श्रीलंका, और ये सब राजराजा चोल ने। फिर राजेंद्र चोल ने और इधर ऊपर लेकर गया और यहाँ तक गया। गंगाईकोंडा चोलापुरम, आपको पता होगा, एक राजधानी बनाई थी इसने, किसने? राजेंद्र चोल ने। तो बस ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग का डिक्टेशन तो नहीं होता होगा इस क्लास में? डिक्टेशन नहीं होता, सिर्फ एक्सप्लेनेशन होता है ना? ठीक है, विच इज़ फाइन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ है राजराजा के बारे में, क्योंकि ये टेम्पल भी टाइम टाइम पे आते रहता है, बृहदेश्वर टेम्पल। राजराजा चोला ने बनाया 1010 AD में। कैन यू टेल मी कि कौन से पत्थर का बना हुआ है? अगर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ सकता है कि इस पत्थर का बना हुआ है, किसका हो सकता है? ये बलुआ पत्थर हो सकता है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट हो सकता है, या कुछ और? ग्रेनाइट का बना हुआ है। ग्रेनाइट का बना हुआ है, 1010 में बनाया था राजराजा चोला ने। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे? तंजावुर में। तंजावुर, तंजौर इनकी राजधानी हुआ करती थी। और 1000 साल हो गया, बहुत अच्छे से निर्मित है। शिव जी को, बृहदेश्वर शिव भगवान को डेडिकेटेड था। और यू कैन सी दैट ये उसका जो विमान है बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे स्कल्पचर्स हो रखे हैं, कलाकारी हो रखी है। और जो पत्थर है 80 किलो का पत्थर एक सिंगल स्टोन का बना हुआ है, एकाश्मिक पत्थर, सिंगल पीस ऑफ स्टोन यहाँ पे 80 टन का रखा हुआ है, 80,000 किलो का। तो उस टाइम पे कैसे चढ़ाया होगा तो आप सोच सकते हो। बाकी इसका मंडप में बहुत सारे खंभे और अर्धमंडप और इसकी सीढ़ियाँ। तो ये है राजराजा चोला ने। सब बेस्ट टेम्पल माना जाता है किसका? द्रविड़ शैली का, द्रविडियन स्टाइल का। सो दैट इज टेम्पल ऑफ राजराजा चोला। सो और क्या लिखा है इसमें? आई थिंक ये नटराज इमेज का भी न्यूज़ में आता रहता है, नटराज। नेक्स्ट पेज में आना। गुंडाराम इंस्क्रिप्शंस इन तेलंगाना's पेड्डापल्ली शेड लाइट ऑन सातवाना। इंग्लिश में गुंडाराम शिलालेखों के बारे में। अब ये शिलालेख आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि गुंडाराम शिलालेख कहाँ पे मिले हैं? तेलंगाना में कुछ शिलालेख हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। एक वंश है चुटू वंश और दूसरा सातवाहन वंश। इन दोनों के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कर सकते हो चुटू वंश को और सातवाहन वंश को। सातवाहन राजकुमार हक्कुसिरी का भी जिक्र है। बहुत बार क्या होता है यूपीएससी, ये जो फैक्ट है इस तरीके का, हमको लगता है ये नाम क्या क्या दे रखा है, बट यूपीएससी आप लोगों का देखने के लिए डेप्थ वो इस तरीके से भी डिटेल में जो चले जाते हैं। तो ये नाम याद कर लेना, सातवाहन कुमार हक्कुसिरी, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक्स्ट्रा लगता है बट एक बार अगर आप लोगों ने पढ़ लिया और सामने पे आ गया तो एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ जाए कि ये बी हो सकता है, सी हो सकता है। वो जो गैस वर्क है तभी कर सकते हो जब थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को। चोटू वंश, अब इसमें ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है चोटू वंश में। बस ये याद रख लेना कि ये चोटू वंश सातवाहनों के ये सामंत हुआ करते थे सातवाहनों के। सातवाहन वंश आपको पता ही होगा, इतना जो एरिया है दक्कन में इनका एरिया था। और इनके दो प्रमुख सामंत थे। एक सामंत तो इनके थे इक्ष्वाकु, जो केजी डेल्टा में थे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में, जो जिनको बोलते हैं इक्ष्वाकु। ये कौन है यहाँ पे? सातवाहन है। और सातवाहन कौन से काल में है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। अभी बताया था आदिवासी वंश हुआ करते थे।
आंध्रा बोला गया इनको पुराणों में, और इनको गए गुजरे बिल्कुल ही भृत्य, आंध्र भृत्य मतलब बिल्कुल ही दीनहीन ब्राह्मण बोला गया। अपने को ही क्या बोलते थे, ट्राइबल एरिया। ये ना विंध्या के नीचे जितना भी लोग हैं ये समझ लो इनका जो ओरिजिन है ये आदिवासी मूल है इनका, ज़्यादातर इंडिया में। कुछ लोग नॉर्थ से भी गए हैं, और आपने पढ़ा होगा जो नॉर्थ इंडिया में लोग आए हैं ये बाहर से लोग आए हैं, वो ऋग्वेदिक पीरियड में आपने देखा होगा, तो बाहर से आके तो ये लोग जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे, अपने को ब्राह्मण बताते थे, सातवानस। लेकिन नॉर्थ इंडियन जो ब्राह्मण थे इनको शूद्र बोलते थे, इनको आंध्र जातीय बोलते थे। आंध्र प्रदेश का नाम इन्हीं के ऊपर पड़ा गया, इन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ है। किसके ऊपर? सातवाना के ऊपर। एक चीज़ ध्यान से सुनना, सातवानों ने अपने को कभी भी आंध्रा नहीं बोला, आंध्र जाति के। पुराण में लिखा गया आंध्रा, और पुराणों में कभी भी इनको सातवान नहीं लिखा है, पुराण में इनको आंध्र लिखा है। सातवान ने अपने को कभी आंध्र नहीं बोला, सिर्फ सातवान बोला। ये डिफरेंस है दोनों में, लेकिन है कौन? एक ही लोग हैं। कौन लोग हैं? आदिवासी मूल के लोग हैं, ये ट्राइबल लोग हैं। अपने को क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। और इनके दो सामंत हैं, एक का नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु भगवान राम का वंश, और दूसरा इस एरिया में, ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ का तटवर्ती इलाका है, यहाँ पे एक वंश हुआ करता था जिसका नाम है चुटू वंश, चुटू डायनेस्टी। इनको रिप्लेस करके इनके बाद जैसे ही सातवानों के सामंत थे, कमज़ोर पड़ गए सातवाहन, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। किन्होंने? इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इक्ष्वाकुओं ने सातवानों को रिप्लेस किया कौन से एरिया में? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में, केजी डेल्टा में। केजी डेल्टा में इनके उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? सातवानस के। कौन थे? इक्ष्वाकु थे। कौन से एरिया में थे? केजी डेल्टा में, कृष्णा गोदावरी एरिया में। इस एरिया में ये लोग, चुटू डायनेस्टी हुआ करती थी, सामंत, इन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और ये उत्तराधिकारी बने कौन से एरिया में? कोंकण एरिया में। इनके बाद एक और डायनेस्टी दिखती है, आपने पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में पढ़ा होगा। पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन प्रथम कौन से वंश का शासक था वो? चालुक्य, पल्लवा, चोला, चालुक्य वंश से बिलोंग करता था पुलकेशिन फर्स्ट। और इसका एक अभिलेख पढ़ा होगा, इंस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, पुलकेशिन ऐहोल इंस्क्रिप्शन, बहुत फेमस है, कर्नाटका में लोकेटेड है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। मंदिर की दीवार पे एक अभिलेख है ऐहोल इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि किस तरीके से पुलकेशिन ने अलग अलग लोगों को हराया, जिसमें एक नाम हमको इनके सक्सेसर्स उत्तराधिकारियों का नाम है कदम्बास ऑफ बनवासी। कदम्बाज ऑफ बनवासी, ये कौन है? इसके उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर्स हैं। अभी क्या है एग्जाम में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे डायनेस्टीज़ के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी क्या कर रहा है, थोड़ा सा रीजनल जो एरियाज़ हैं अभी तक जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया है, इनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। सो कदम्ब वंश, बनवासी, ये बनवासी किधर है? कर्नाटका में है, कोस्टल कर्नाटका। इसमें देखते हैं कुछ लिखा हुआ है कदम्ब के बारे में, चुटू वंश के सातवान बनवासी। ठीक है, इसमें तो ये वाला पॉइंट नहीं है, बट आप ये इसमें ऐड कर लेना जो भी आपके नोट्स हैं कि उत्तराधिकारी हुए सक्सेसर्स कदम्बाज और बनवासी। इनकी राजधानी भी देखो बनवासी है, ये जो चुटू वंश है, क्योंकि कदम्बाज और बनवासी इसी क्षेत्र में आ रहे हैं उत्तराधिकारी बन के, तो इनकी राजधानी क्या है? यही राजधानी है, एक राजधानी बनवासी। बनवासी किधर है? कर्नाटका में। कहाँ पे? कोस्टल बेल्ट में, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे कदम्बाज और बनवासी। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन में उसने लिखा है कि पुलकेशिन फर्स्ट ने कदम्बाज ऑफ बनवासी इनको हराया, हर्ष को हराया, गंगाज ऑफ मैसूर, गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी मैसूर वाले क्षेत्र में, वहाँ पे उनको हराया, तो वो सब उसमें मैंशनड है। बाकी एक सातवाना वंश के गुंडाराम इंस्क्रिप्शन में सातवान वंश के बारे में भी है। सातवान वंश, अभी क्वेश्चन आया था आपका रिसेंटली
यूपीएससी में 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, 2 to 3 years। इसमें एक सवाल आया था कि धान्य कटक, ये जो लिखा हुआ है राजधानी में धान्य कटका, धान्य कटक, ये कहाँ पे था, इसका लोकेशन का नाम पूछा था। तो सातवाहनों की 2 राजधानी थी, एक तो धान्य कटक जो पहले वाली राजधानी थी और दूसरी पैठान जो बाद में इनकी मेन राजधानी बनी। इनके बारे में इन्होंने तो थोड़ा टाइम में मिस्टेक है, 1st सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है सातवाहनास का। 1-2 चीज़ें देख लेना सातवाहनास के बारे में। जैसा कि मैंने बताया ये एरिया है सातवाहनास का, बेसिकली कौन सा एरिया है, डेक्कन वाला एरिया। कौन है यहाँ पे सातवाहनास, कौन लोग थे ये, ओरिजिनली आदिवासी ट्राइबल्स। अब क्या बोल रहे हैं अपने को, ब्राह्मण। लेकिन पुराणों में क्या लिखा है, आंध्रस। संस्थापक, फाउंडर, इसका फाउंडर है सिमुक। सिमुक का बेटा था कान्हा। इनके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, सीमित जानकारी है। प्रथम महत्वपूर्ण शासक, फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग जो था सातवाहनास के टाइम पीरियड में, वो श्री सातकर्णी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर, श्री सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम। एक दो चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत फेमस है सातकर्णी। फर्स्ट कि एक तो इसके एक नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, ये अभिलेख वगैरह आते हैं, थोड़ा सा याद रखना कि कौन सा अभिलेख कहाँ पे है, उसमें क्या लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। वेरी फेमस नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नानाघाट अभिलेख, नानाघाट इंस्क्रिप्शन। नानाघाट अभिलेख कहाँ पे है, पुणे के पास में, महाराष्ट्र में। इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, इसकी वाइफ है जो सातकर्णी की, क्वीन नयनिका, 2 नाम दिखते हैं, नागनिका, नयनिका। वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ग्रेट है और हम दोनों ने मिलकर अश्वमेध यज्ञ किए हैं, राजसूय यज्ञ किए हैं, और ब्राह्मणों को और बौद्धों को हमने दान दक्षिण दी है, चैरिटी दी है। तो ये है नानाघाट इंस्क्रिप्शन किसका, श्री सातकर्णी का। श्री सातकर्णी प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। ये लोग ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन फाउंडर है। एग्जाम में आ सकता है कि क्रोनोलॉजी में सेट करो, सबसे पहले कालक्रम के हिसाब से सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। इसके बाद एक जो चीज़ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, इससे कुछ टाइटल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दक्षिणापथ पति, ये इसका टाइटल है, उपाधि। दो पुराने टाइम पे बड़े बड़े मार्ग हुआ करते थे। उत्तर पथ यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, मथुरा से होते हुए, और मथुरा से एक और रास्ता स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है जो डेक्कन, पूरे साउथ इंडिया तक नहीं है। दक्षिण पथ का मतलब ये नहीं कि पूरे चोलास तक जा रहा है,
ये इस टाइम पे जो हमारी जो सिविलाइजेशन थी यहाँ तक पहुँची हुई थी, महाराष्ट्र तक, जिसको बोलते हैं विंध्यास के नीचे, जिसको बोलते हैं दक्षिण पथ। और यहीं से अलग अलग रास्ते जा रहे थे, मार्ग जा रहे थे, जिससे उधर हम रोम पहुँच रहे थे। तो उत्तर पथ तो जा रहा था पेशावर से लेके, इधर से सिल्क रूट से कनेक्टेड था, यहाँ से ऊपर सिल्क रूट जा रहा है और यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, बंगाल तक जा रहा है। और यहाँ से मथुरा हिस्टोरिकली आज की डेट पे मथुरा का वैल्यू किसका है? सिर्फ धर्म के लिए है, रिलीजन के लिए। पुराने टाइम पे ये समझ लो मथुरा का धर्म के लिए तो कम, बट व्यापार एवं वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये शहर हुआ करता था। आज की डेट में तो फिर धीरे रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बट एक ज़माने में मथुरा क्योंकि उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बिल्कुल इंटरसेक्शन, बिल्कुल एक मेन रूट पे पड़ता था, इसीलिए इनफैक्ट इवन आज भी मथुरा रेलवेज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ट्रेन वहाँ पे बदलती हैं मथुरा में, तो अलग अलग रूट में, इसलिए मथुरा जंक्शन बहुत बड़ा है। मथुरा आगरा ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ से फिर दक्षिण पथ यहाँ पे जाते थे। तो ये दक्षिणापथपति, लॉर्ड ऑफ द डेक्कन, इसको उसको टाइटल है। और एक और है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी इसका नाम है। एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारावेल का। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा का शासक हुआ करता था खारवेल। किसका है? खारवेल का, खारावेला, कलिंग का शासक। तो बहुत फेमस है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैन केव्स हैं, जैन भिक्षुओं के लिए बनाया था खारवेल ने। खारवेल कौन था? वहाँ का हीरो है। आज की डेट पे जैसे ये समझ लो शिवाजी, महाराणा प्रताप अलग अलग एरिया के, उस तरीके से खारवेल इनका हीरो है। और खारवेल ने गुफाएं बनाई थी, शैल निर्मित रॉक कट केव्स जैन मंक्स के लिए उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों पे। और उन पहाड़ियों की एक पहाड़ी में कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये मैं खारवेल ने खुद लिखवा रखा है, अपने वंश का नाम लिखा रखा है, महामेघवर्मन वंश, चेदी डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको। तो 2 डायनेस्टीज हैं इसका खारवेल का। और मैंने ये जो गुफाएं हैं उनको समर्पित की हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि मैंने सातकर्णी, एक शासक है सातकर्णी, उसको हराया है, वहाँ पे आक्रमण किया, यहाँ से आक्रमण किया और सातकर्णी को हरा दिया। तो ये बेसिकली इंस्क्रिप्शन हमको डिटेल मिलता है। तो कल को एग्जाम में अगर आपको सवाल आता है कि क्या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में सातवाहन वंश के बारे में हमको सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, यस इज़ द आंसर। तो आंसर उत्तर सही है। इसके बाद एक हाल रूलर आता है 20 AD से 24 तक, 4 साल ही रहता है। लेकिन इसका नाम किस लिए? एक इम्पॉर्टेंट बुक है, हाँ पोएट्री वाली बुक है, जिसको बोलते हैं गाथा सप्तशती। बस यही इंपॉर्टेंट है, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तसाई भी बोलते हैं इसको। बस एक किताब है, आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद कर लेना इसमें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के। इसके कोट में ये किसने लिखा? इसने लिखा। किसने लिखा? हाल ने लिखा। किस चीज़ के बारे में? पोएट्री के बारे में, लव के बारे में, रोमांस के बारे में। 700 कविताएं इसने लिखी हुई है लव एंड ये इसमें रोमांस के बारे में। इसके कोट में एक पोएट था जिसका नाम था गुणाढ्य। गुणाढ्य का बड़ा नाम है गुणाढ्य। किस चीज़ के लिए फेमस है? इसने एक किताब लिखी है प्राकृत में, बृहद कथा। ये लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार आप लोगों के, एक बार देखना आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने मिस किया है तो याद कर लेना, बृहद कथा। ये इसकी रचना है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। इसके बाद अलग अलग शासक हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गौतमीपुत्र सातकर्णी
मुझे टाइटल्स बताओ गौतमीपुत्र सातकर्णी की, उपाधियाँ बताओ कौन कौन सी है, क्योंकि सबसे फेमस शासक है, हर डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट शासक होता है। मॉडर्न्स की बात करें अशोका, गुप्तास की बात करें ये चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य, उसी तरीके से जैसे सातवानस है गौतमीपुत्र सातकर्णी। उपाधियाँ क्या क्या, कैन एनीवन टेल मी उपाधियाँ, टाइटल्स? हाँ हाँ, किससे? वैष्णविज्म नहीं, वैष्णविज्म तो नहीं है। एक हाँ हाँ, एक इससे कुछ टाइटल्स लिख लो। इसके बाद हाल के बाद आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। एक बार टाइटल से याद कर लेना इनके। इसके अलावा आगे शारदा लिपि, कम टू द नेक्स्ट पेज। बाकी मैप जो मैं आपको बताया था, वो जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी था, उसको मैप में पोर्ट देख लेना अलग अलग, आप उसे याद कर लेना, एक ही टाइम का पीरियड का है। तो वो आपको चेरास, चोलाज एंड पांड्यास के लिए भी वही मैप काम करेगा, सातवाहनास के लिए भी, शाकाज के लिए भी। ये सब जगह जो मैप है इन सब डायनेस्टीज के लिए है। शारदा लिपि के बारे में, कश्मीर में एक शारदा लिपि बहुत पुरानी लिपि है। 8वीं सेंचुरी से लेकर 1200 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि की पश्चिमी शाखा से विकसित हुई है। 8 सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड से विकास हुआ शारदा लिपि का। आज की डेट में कश्मीरी में जो उनका लैंग्वेज है, आपको पता होगा कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इस लिपि का इस्तेमाल नहीं होगा। अरबिक एंड पर्शियन, अरबी और फारसी का मिश्रित फॉर्म में आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओरिजिनली ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध संगीति किधर हुई थी? कश्मीर में, कुंडलवन में। और
कश्मीर हमेशा से ही शैव हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का, महायान बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो दो हिंदुज़म एंड शैविज़्म, अब हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया कश्मीर में, हिंदू धर्म बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे प्रचलित था। 14th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम एक अफ़गान एडवेंचर आया अफ़गानिस्तान से, और वहाँ पे हिंदू जो डायनेस्टी हुआ करती थी उसके कोर्ट में हुआ करता था। उसने राजा का तख्ता पलट कर दिया, 1320 की बात है। 1320 से लेकर ये समझ लो अब मुस्लिम एक बार रूल आ गया है वहाँ पे, फिर उसके बाद पूरा कश्मीर की कायाकल्प पलट जाएगी। डेमोग्राफिक जो है कश्मीर का 100% हिंदू, 1320 100% हिंदू। एंड 1990 में आपको पता है क्या हुआ, 5% कश्मीरी थे, उनको किक आउट कर दिया गया। तो ये समझ लो हम 99% ये समझ लो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। तो इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो सबसे पहले कश्मीर में ये जो अफ़गान डायनेस्टी आई, उसके बाद अकबर ने हमला किया था कश्मीर में 1586 में, मुगल्स के अंडर में आ गया, अफ़गान से इनके अंडर में, अकबर के अंडर में। अकबर से लेकर इस अहमद शाह अब्दाली आपको पता होगा, मराठास को हराया, तब तक मुगल्स के कंट्रोल में था कश्मीर। अहमद शाह अब्दाली ने कंट्रोल किया उसको, और अहमद शाह अब्दाली से लेकर ये समझ लो 1818 तक ये अफ़गान के अंडर में था। फिर 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने हमला किया कश्मीर में, और वो पूरा का पूरा एरिया कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चिन, जितना भी आज की डेट में कश्मीर है, कुछ चाइना के पास, कुछ इंडिया के पास, कुछ उधर पाकिस्तान के सब इधर तितर बितर हो गया। तो महाराजा रणजीत सिंह सिखों के पास आ गया, और सिखों के बाद फाइनली आपने पढ़ा होगा किसको दे दिया, गुलाब सिंह डोगरा को। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, प्रथम आंग्ल ये सिख युद्ध के बाद उनको हैंड ओवर कर दिया, 75 लाख रुपए में कश्मीर भेज दिया गुलाब सिंह डोगरा को। और डोगरा रूल फिर चलता है, डोगरा राजपूत रूलर्स अंटिल 1948-47, महाराजा हरि सिंह ना, उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। तो शारदा लिपि क्या है, ये जो ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है, गुप्त जो देवनागरी है आज की डेट में हम लोग लिखते हैं, देवनागरी जो हम लोग लिख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति और शारदा लिपि की उत्पत्ति एक ही लिपि से हो रही है, ब्राह्मी लिपि से। तो कश्मीर में इस्तेमाल होता है इसका। आज की डेट पे क्या है, कश्मीरी सिर्फ धर्म के लिए, जो हिंदू हैं, हिंदू कितना 5% रह गया, वो भी सब भाग गया वहाँ से, इधर दिल्ली में रहते हैं, वो लोग धर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोशिश हो रही है उसको रिवाइव करने की, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारा हेरिटेज चला ना जाए। ठीक है, तो बाकी जो कुछ टॉपिक्स बचेंगे, एक दो चीज़ें वो हम कर देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।